नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है, जहां पर 6 लोगों की हत्या हो गई है। हत्या के आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। बंथरा थाने में खुद पहुंच गया हत्या का आरोपी। जमीन विवाद को लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पारिवारिक जमीन को बेचे जाने के शक में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। माता पिता, भाई भाभी और 2 बच्चों की इस शख्स ने बेरहमी से हत्या कर दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। ये तस्वीरें भी आप देखिए, जहां पर 6 लोगों की हत्या कर दी गई है निर्मम तरीके से, और हत्या करने के बाद आरोपी ने सरेंडर कर दिया। बंथरा थाने पहुंचकर उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। जमीन विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पारिवारिक जमीन को बेचे जाने के शक में इस युवक ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। उसने अपने माता पिता, भाई भाभी और 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 6 लोगों की हत्या किए जाने से लोगों में हड़कंप है। पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आरोपी ने खुद ही बंथरा थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। और शुरुआती जानकारी जो मिली है उसकी तरफ से कबूल किया गया है कि उसने ही हत्याकांड को अंजाम दिया है। पारिवारिक जमीन को बेचे जाने के शक में उसकी तरफ से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। माता पिता, भाई भाभी और 2 बच्चों की उसने बेरहमी से हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद बंथरा के थाने पहुंचा और खुद ही जाकर उसने वहां पर सरेंडर कर दिया। तो लखनऊ में जमीन विवाद में युवक ने परिवार के 6 लोगों को गड़ासे से काट दिया। आरोपी ने हत्या करने के बाद थाने पहुंचकर सरेंडर भी कर दिया, और उसने कबूल किया है कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और वजह उसकी तरफ से बताई गई है कि पारिवारिक जमीन को बेचे जाने का शक था, इस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया। संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए इस खबर को लेकर। देखिए, ये जो गोदौली गांव है बंदरा थाना क्षेत्र का, लखनऊ 9 बॉर्डर का ये गांव है, और यहाँ पर अमर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। 20 साल पहले उन्होंने अपने एक बेटे अजय को बेदखल कर दिया था संपत्ति से, और 3 साल पहले इन्होंने अपनी एक पारिवारिक ज़मीन बेची थी। अजय को ऐसा लगता था कि इनको ज़मीन में हिस्सा मिलना चाहिए था। जो रकम मिली बेचने के बाद उसमें हिस्सा नहीं मिला, तब से वो रंजिश मान के चल रहा था। आज शाम को तकरीबन 6 बजे अजय ने अपने बेटे अंकित के साथ, जो अपना छोटा भाई है अरुण सिंह, अपने पिता अमर सिंह, अरुण सिंह की पत्नी और उसके 2 बच्चे, एक 9 साल का बेटा है, 2 साल की बेटी है, उन सब की गड़ासे से काटकर खेत में ही हत्या की है। फिर इसके बाद वो वापस अपने घर गया है और अपनी मां की भी उसने हत्या कर दी है। ये 6 हत्या को अंजाम देने के बाद अजय सिंह खुद बंथरा थाने आया और उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस का ये कहना है कि उसके मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही, वो अर्धविक्षिप्त जैसा लग रहा है, ठीक से बोल नहीं रहा है। लेकिन अभी जितना समझ में आ रहा है उसके मुताबिक यही है कि ज़मीन को लेकर कुछ विवाद था। वो ऐसा मानता था कि पारिवारिक ज़मीन जो भी बिकी है उसमें उसको हिस्सा मिलना चाहिए था, जबकि गांव वालों का ये कहना है कि 20 साल पहले ही अमर सिंह ने अजय को पारिवारिक हिस्से से बेदखल कर दिया था। तो कुल मिला के अभी तक ये ज़मीन और संपत्ति का विवाद और कुछ शक, गुस्सा, आक्रोश वजह हो सकती है इस बड़े सनसनीखेज हत्याकांड की। फिलहाल अजय के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? क्या इसकी आपराधिक प्रवृत्ति रही है? इससे पहले भी किसी वारदात में शामिल रहा है, या जैसा उसकी तरफ से बताया गया कि उसको जमीन बेचे जाने का शक था, उसको हिस्सा नहीं दिया गया, घर से निकाल दिया गया था, सिर्फ इसी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया? अभी देखिए, अभी तक जो पुलिस को जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो गुस्सैल प्रवृत्ति का ज़रूर तो बताया जा रहा है कि कई बार गांव में छोटे मोटे उसके विवाद होते रहे। परिवार में भाई से भी उसकी तनातनी चलती थी, लेकिन वो अलग रहता था। लेकिन अभी तक कोई उसका आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया। ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था, गुस्सैल ज़रूर था। लेकिन ये बात भी कुछ लोग कह रहे हैं, पुलिस भी ये बात कह रही है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो मानसिक स्थिति सिर्फ आज ठीक नहीं है या हमेशा से वो ऐसा है, इस बात की तस्दीक भी की जा रही है। अमित, ठीक है ऋषभ, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने पिछले 30 सालों से चल रहे शराब के अवैध कारखानों पर छापा मारा और 2000 लीटर अवैध शराब और 20,000 लीटर लहन को बरामद किया वहां से, जिसे पुलिस ने नष्ट भी कर दिया। पुलिस ने मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मैलानी थाना क्षेत्र के भातू कॉलोनी में पिछले 30 साल से अवैध शराब के कारखाने बेधड़क चल रहे थे। अब तक पुलिस अवैध शराब के इन कारखानों पर छापा मारने का हौसला नहीं जुटा पा रही थी। संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिसमें
अभी पिछले कुछ दिवस के अंदर ही 400 से अधिक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार किए गए हैं और 10,000 लीटर के लगभग अवैध शराब बरामद की गई है और बड़ी संख्या में जो लहन है वह नष्ट किया गया है। और इसी के क्रम में मैलानी में ही 600 लीटर अवैध शराब बरामद करके 3 अभियुक्तों को जेल भेजा गया और बड़ी संख्या में वहां पर लहन नष्ट किया गया और जो पक्के भट्टियां बनी हुई थी वो सब वहां पर नष्ट की गई हैं। कोरोना क्राइसिस के इस दौर में पुलिस किस तरीके से शराब तस्करी में शामिल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने कविनगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 लग्जरी गाड़ी और एक ट्रक बरामद किया गया। पुलिस ने मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक आरोपी मुजफ्फरनगर में पुलिस कांस्टेबल है। क्राइम ब्रांच को लगातार सूचना मिल रही थी कि एक बड़ा गैंग लॉकडाउन में शराब तस्करी का काम कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। शराब के विरुद्ध गाजियाबाद पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच और कविनगर पुलिस ने एक औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर C100 पर रेड किया, जहां उन्होंने 96 पेटी अवैध शराब की और 36 अन्य बोतलें विभिन्न मार्का वहां से बरामद की हैं और जो 6 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दूसरे राज्यों में फंसे कामगारों को राशन मिलेगा। राशन कार्ड का नंबर बताने पर राशन दिया जाएगा। यूपी में फंसे दूसरे राज्य के कामगारों को भी फायदा मिलेगा। इसके जरिए 1 मई से 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू हो जाएगा। राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी के तहत ये खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, इस स्कीम के बारे में और विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल अमित, अब खाद्यान्न उपलब्ध कराने को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। इसका सीधा तौर पर साधारण तौर पर अगर कहा जाए कि किसी भी प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर यहाँ फंसा है तो वो भूखा नहीं रहेगा। उसे राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी के तहत भारत भर में ये खाद्यान्न वितरण होगा और इसकी योजना की शुरुआत कल खुद योगी सरकार कर रही है। 1 मई से 1 नेशन 1 कार्ड की शुरुआत होगी। जहां भी कोई भी होगा, किसी प्रदेश का होगा, सिर्फ उसे अपने राशन कार्ड का नंबर बताना होगा। वो जिस भी प्रदेश का होगा उसे राशन उत्तर प्रदेश देगी और साथ ही यूपी के किसी व्यक्ति को भी प्रदेश में योगी सरकार जो है खाद्यान्न दिलाएगी। इस योजना का बड़ा लाभ होने वाला, अगर कोई व्यक्ति यहाँ फंस गया है और उसके पास खाने पीने का सामान नहीं है, लेकिन उसके पास मान लीजिए राशन कार्ड, वो अगर किसी दूसरे स्टेट में, दिल्ली में या गुजरात या पंजाब में रहता है, वो अपने राशन कार्ड को नंबर बताएगा तो उस राशन कार्ड के नंबर से सरकार उन्हें जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध कराएगी। और इसीलिए कल से जो चूंकि मजदूर दिवस कहा जाता है, कल 1 मई का दिन है, तो इस दिन सरकार बड़ा प्लान करने जा रही, बड़ी शुरुआत करने जा रही है और 1 नेशन 1 कार्ड की शुरुआत कल योगी सरकार करेगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मथुरा के थाना छाता इलाके के छाता कस्बे में पुराने रंजिश के चलते 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर फेंके गए। युवक जब किसी काम से जा रहा था तभी दूसरे पक्ष के कुछ लोगों से उसकी कहासुनी हो गई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। एक पक्ष ने यहां पर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से बुरी तरीके से युवक को पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद दोनों पक्षों में दोबारा से मारपीट हुई और पथराव हुआ। उससे घर और बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। झगड़े की सूचना पाकर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर लाठियां चली हैं और एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंके गए हैं। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। भदोही के बीएसए अमित कुमार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। आरोप के मुताबिक बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को चंदा जमा करने का टारगेट दिया है। इन अधिकारियों को 24 लाख लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाकर सभी से 100-100 रुपए चंदा लेने के लिए कहा गया है, जो पीएम केयर्स फंड में जमा किया जाएगा। आरोप के मुताबिक डीएम के निर्देश पर उन्होंने इस तरह का आदेश जारी किया है।
उधर जालौन के डीएम ने भी मुश्किल में घिरे लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। डीएम डॉक्टर मन्नान अख्तर ने रेड जोन एरिया में रहने वाले लोगों के ऊपर अपना आदेश थोप दिया है। उन्होंने शर्त रखी है कि अगर लोगों को प्रशासन की मदद से कोई ज़रूरी सामान मंगवाना है तो वो कम से कम 500 रुपये का राशन, 200 रुपये के फल और 100 रुपये की सब्जी मंगवाए। लोगों ने इसको लेकर नाराजगी जताई, परंतु उसमें एक शर्त है कि अगर राशन आपको लेना है तो 500 रुपये से अधिक का लेना होगा, अगर आपको फल लेना है तो 200 रुपये से अधिक का, सब्जी लेना है तो 100 रुपये से अधिक का, मेडिकल के क्षेत्र में अगर आपका है तो या तो आपके पास डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया फरमान, जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया फरमान एक तुगलकी फरमान है। आज लोगों के पास में घर में 50 रुपए नहीं है, 100 रुपए नहीं है, 200 रुपए नहीं है, 500 रुपए नहीं है। समस्या हमारी ऑनलाइन से दवा के लिए फोन करते हैं तो वो बताते कि हमारे यहाँ स्टॉक नील है। कोई भी ऑनलाइन से वो लोग काम करते हैं जो बड़े लोग हैं, मध्यम वर्गीय और गरीब लोग जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो ऑनलाइन में 200 रुपए 500 रुपए सौदा नहीं ले पाएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया है कि दिल्ली से 4 लाख और हरियाणा से 12,000 कामगार अब तक लाए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज से 15,000 छात्र घर भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से 3,000 लोग लाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि फिलहाल कोरोना के 1651 एक्टिव केस हैं और अब तक कोरोना से 39 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 513 लोग ठीक हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि लोग पैदल यात्रा न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार यदि संबंधित राज्यों से सूची प्राप्त कर लेगी अपने प्रवासी श्रमिकों की, जिसमें नाम, पता, टेलीफोन नंबर और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति अगर उपलब्ध हो जाएगी तो उनको सुरक्षित वापस लाने की कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। और पूरे देश में सबसे ज्यादा क्षमता क्वारंटाइन सेंटर्स की हो गई। 7 लाख क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों को रखने की क्षमता हो गई थी। आज मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस क्षमता को 10 लाख क्वारंटाइन सेंटर तक में लोगों के रहने की व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के फंसे प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए सरकार महाअभियान चला रही है, जिसके तहत अब तक 10 लाख से अधिक कामगारों को उत्तर प्रदेश वापस लाया भी जा चुका है। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई अन्य राज्य हैं जहां से प्रवासी कामगारों को लाने का ऑपरेशन अभी जारी है। यूपी परिवहन निगम के एमडी राजशेखर से इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। अलग अलग राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को लगातार लाने का काम किया जा रहा है। सरकार इसके लिए बहुत सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी समीक्षा भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है, कौन कौन से राज्य अभी ऐसे हैं जो बाकी हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एमडी परिवहन राजशेखर जी। सर, अब तक के आंकड़े क्या कह रहे हैं, कितने लोगों को अब तक लाया जा चुका है यूपी के उन लोगों को जो जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं? ऐसे सभी मजदूर और श्रमिक जो बॉर्डर पे फंसे हो या अन्य राज्यों में जो फंसे हो और उनको जहाँ जहाँ जैसा भी जिस समय पे भी लेके आने का निर्णय हो रहा है शासन द्वारा, तो तब जो है परिवहन निगम अपनी बसेस को लगाते हुए या तो उनके राज्य से लेके आ रहे हैं या बॉर्डर पे जो है बॉर्डर से लेके जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो हमारे ज़िले हैं वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है चीज़ें। तो अब तक देखेंगे तो पिछले लगभग 1 माह से समय समय पे ये अभियान चला हुआ है और उसी क्रम में लगभग अभी देखेंगे तो लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोग तो परिवहन के सेवा हम लोगों ने दिया है 7 लाख से ज़्यादा लोगों को। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो हमारे अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स है इंटरनल एक दूसरे जगह से जो है वो भेजा गया, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जो ऐसे शेल्टर होम में जो हमारे क्वारंटाइन किए गए हैं वो हो या मज़दूर हो, तो उनको भेजा गया। प्लस बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं कि जो हमें जो है एनसीआर के दिल्ली बॉर्डर्स पे जो है हम लोग लेके आए हैं और हरियाणा से जो है वो हज़ारों लोग आए हुए हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो एक वो चल रहा है कि ट्रांजिट का जो हम लोग का प्लान चल रहा है कि अभी मध्य प्रदेश के साथ जो है यहाँ के जो निवासी है जो मध्य प्रदेश में रह रहे उत्तर प्रदेश के, उनको बॉर्डर पे हम लोग प्रयागराज और झांसी बॉर्डर पे उनको ले रहे हैं और उनको अलग अलग जिलों में हम भेजेंगे परिवहन निगम की बसों से। 7 लाख लोगों को लाने में कितनी बसें अब तक इस्तेमाल हो रही होंगी आपकी, और ये बसों की व्यवस्था किस तरीके से कर रहे हैं? देखिए, अब तक जो कहेंगे कि हमारे लगभग 6000 बसेस का इस्तेमाल हुआ है और 6000 बसेस कुल मिला के 10,000 से ज़्यादा ट्रिप कर चुके हैं। ये राजशेखर जी हैं जिन्होंने जानकारी दी है कि अब तक
लाखों लोगों को उत्तर प्रदेश के जो फंसे हुए मजदूर हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे लोग हों, उनको लाया जा चुका है। स्टूडेंट्स को भी इसी में शामिल किया गया है। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं वैसे वैसे प्रयागराज और अब दिल्ली, नोएडा से भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाया जाएगा। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। कानपुर में कल पुलिस पर पथराव करने वाले लोगों पर कानून का चाबुक चला है। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि कल पुलिस जब एक परिवार को क्वारंटाइन करवाने के लिए गई थी तो लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। कुछ उपद्रवियों की वहां भीड़ आई और उन्होंने जो है उन लोगों पर कुछ पथराव किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस पर कड़ाई से संज्ञान लिया गया है। इस घटना में शामिल 10 लोगों की तुरंत पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसके साथ ही 10 लोगों की और पहचान करके उन पर मुकदमा दर्ज करके आगे उनकी। लॉकडाउन के चलते लोगों को इलाज के लिए आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। संत कबीरनगर जिले में एक मासूम बच्ची अपने बाबा के इलाज के लिए दर दर भटक रही है। वो अपने बुजुर्ग दादा के इलाज के लिए गोरखपुर उनको लेकर जा रही थी, लेकिन पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर वापस लौटा दिया। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर देखकर आपका भी मन दुखी हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटे पुलिस कर्मियों का दिल नहीं पसीजा। धनगढ़ा थाना क्षेत्र की कटवतिया गांव की रहने वाली मासूम पर लॉकडाउन मुसीबत का पहाड़ बनकर टूटा है। बीमार बाबा को इलाज के लिए ठेले पर बिठाकर वो 7 किलोमीटर तक ठेला चलाते हुए ले गई। वो उन्हें गोरखपुर के सीकरीगंज ले जाना चाहती थी, लेकिन सीकरीगंज बॉर्डर पर तैनात पुलिस के जवानों ने लॉकडाउन का हवाला देकर उसे वापस लौटा दिया और उसके चलते वो अपने बुजुर्ग बाबा का इलाज ही नहीं करवा पाई और निराश होकर घर लौट आई। दवाई कराने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं जाना है। बाबा को सूजन है और चल नहीं पाओ, काथन पैदल लिया जाए के पैदल जाए पैदल हम जाना है, पहले चलना है, पहले घाव है अंदर में। कहाँ गया लड़की मोबाइल बना, एक आदमी का लेके जाएंगे घर वापस। कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन को लेकर सख्ती जरूरी है, लेकिन पुलिस को इस तरह के केसेस में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जो उसने नहीं दिखाई। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस खुद एम्बुलेंस मंगवाकर मासूम बच्चे की मदद करते हुए बुजुर्ग को अस्पताल भिजवाती, लेकिन उसने उसे अपने ही हाल पर छोड़ दिया, जो कहीं से भी सही नहीं है। अमित अग्रहरी, न्यूज़ 18, संत कबीरनगर। उधर कानपुर के कल्याणपुर में 2 हॉटस्पॉट बनने के बाद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। लोगों को ना तो खुद की फिक्र है और ना ही दूसरों की परवाह। लोग तरह तरह के बहाने बनाकर सड़कों पर निकल रहे हैं। आवास विकास इलाके में पुलिस ने ऐसे लोगों पर सख्ती करते हुए उनसे पीटी करवाई और साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि जब तक बेहद जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने अपने घरों में रहें, इसके लिए देवरिया पुलिस ने इमोशनल कार्ड भी खेला है। पुलिसकर्मी हाथों में तख्ती लेकर घूम रहे हैं, जिस पर कई स्लोगन लिखे हुए हैं। इसमें लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। इसलिए इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप भी बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं तो इन पुलिसकर्मियों के स्लोगन को देखकर एक बार जरूर सोचिए। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।